मुझे बड़ा आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें अधिकारियों का कम किसान लगे, पर मैं किसान जी। मैंने सारी फसलें की हुई है। गाँव में जब पढ़ता था तो मैं अपने फादर और मदर के साथ खेत का काम करता था। बैलगाड़ी से मैंने फसल बेची भी है। अच्छा। और बाकी में हमारा जो देश का किसान है काफ़ी हमारा चूँकि 70% जो हमारा बिजनेस है पूरा कृषि आधारित है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धुरी कृषि ही है। अभी जैसा कि आपको पता होगा, एक साल में कोरोना से जो पूरे देश में ढेर सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, तो हमारा कृषि की जो अर्थव्यवस्था है उसने हमारे देश को संभाला है। ढेर सारे मजदूर जिनको कोई रोजगार शहरों में नहीं मिला, तो वो गांव में आकर के उन्होंने भी कृषि में अपना हाथ बढ़ाया और कृषि की अर्थव्यवस्था हमारे हिसाब से उसमें कोई लॉस नहीं हुआ। आप सभी को ये भी विनती है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे शासन भी इस दिशा में बहुत काम करे कि हमारे किसानों की आय कैसे बढ़ी जाए, बढ़े, उनको कैसे फायदा मिले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से काफ़ी इसमें 10,000 करोड़ की फंड की व्यवस्था भी की गई है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में किसानों के एफपीओ बना करके उनकी आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उसके लिए हर जिले में एक जिला एक उत्पाद के पहचान भी उन्होंने कराया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उत्पाद चिन्हित किया उसी पर काम किए जाए। किसानों का ग्रुप बना करके जो समूह बनेंगे, एफपीओ बनेंगे, वो समूह एफपीओ किसानों की सारी फसलों को लेकर के कंपनियों में काम करेंगे। वो चाहे आपका अदरक का, तो हमने जिले में से चयन किया था कि चूंकि इस जिले पूरे प्रदेश में कहीं पर अदरक को जिले ने अपना एक जिला एक उत्पाद में चिन्हित नहीं किया था। मेरी कुछ किसानों से बात हुई थी, सबसे पहले मेघा जी से बात हुई थी मेरी, फिर उसके बाद में शेखर जी से बात हुई, मुझे खेतों पर भी गया लोगों से बात करके, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर अदरक में अच्छी क्वालिटी का होता है और अदरक चूंकि कोरोना काल में बहुत यूजफुल भी था और अभी कोरोना हमारे बीच में अभी भी है, हो सकता है कब तक बीच में बना रहेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोना इसमें अदरक की इनको बहुत आवश्यकता पड़ी। चाय में सब लोग अदरक हमेशा से डालते आए हुए हैं, मतलब वर्षों से चाय में अदरक डलती आ रही है। अदरक की चाय के नाम से सब बोलते हैं कि अदरक की चाय डलनी चाहिए। अदरक से सौंठ भी बनती है, अदरक से और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। उसका चूर्ण बना करके अंदर पैकिंग करके कुछ भी हम लोग इसकी एक कैसे ब्रांडिंग हो, इस पर हम लोग आप लोगों से मिल करके एक रणनीति बनाएंगे कि हम लोग एक्सपोर्ट तक करने के लिए इसका कहाँ मार्केट हो सकता है, कैसे किसान अपना उसको स्टोरेज करें, उसकी कैसे प्रोसेसिंग करें, कैसे इसकी ब्रांडिंग करें और कैसे एक्सपोर्ट तक ले जाएं, इसको लिए हम बात करेंगे। इसका अदरक के साथ साथ में हमारी जो, क्योंकि ये जिला हमारा बहुत अच्छा जिला है, बड़वानी में आकर के मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे को भी पहली बार कनेक्ट करने का मौका बड़वानी से शुरुआत मेरी हुई और मैं यहाँ देख के खुश हुआ। यहाँ का जो किसान है बहुत उन्नतिशील, काफ़ी मेहनती जुझारू किसान है। यहाँ के हमारे सामने कुछ इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग पढ़ लिख करके कभी कभी 5 या 10 हज़ार की नौकरी के लिए ही जूझते रहते हैं। आपने ढेर सारे लोगों को देखा होगा, हमारे किसान भाइयों के जो बच्चे हैं शहर में जाते हैं और संपर्क किसान को बच्चे जाते हैं शहर में, वो अपने रोजगार की तलाश में रहता है कि उसको कहीं 10 हज़ार की नौकरी मिल जाए, 15 हज़ार की नौकरी मिल जाए। अब हमको उससे ऊपर उठना पड़ेगा। हम 10-5 हज़ार की नौकरी करें, हम लोग 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को रोजगार दें। मतलब हम इंटरप्रेन्योर कैसे बने, उद्यमी कैसे बने, इस पर किसानों को सोचना पड़ेगा। किसान यदि अपनी चीजों को मार्केट के थ्रू उसको बिजनेस मॉडल में जाकर के काम करेगा, तो जो गांव का जो बेरोजगार युवक है उसको भी बहुत अपने गांव में ही रोजगार मिलेगा और अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा। मैंने यहाँ पर कई किसानों के खेतों में मुझे विजिट किया हुआ, भ्रमण किया हुआ है। बहुत अच्छी खेती यहाँ पर लोग करते हैं, उसको एक्सपोर्ट तक का प्लान ऑलरेडी वो कर रहे हैं। इवन मैं तो आप लोगों को मैंने आपकी वजह से बुलाया कि आप लोगों से मुझे भी लोगों को सीखना है। हम लोग भी हमारे सिटी में खेती तो बड़ी परंपरागत खेती होती है। अभी टमाटर लगा है, पहले तो वो सोयाबीन, मूंगफली टाइप की होती थी, गैस क्रॉप बहुत कम होती थी। यहाँ पर 70 लोग
लोग इंडिविजुअली कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो चीजें ढेर सारी चीजें गांव को पूरे चैनलाइज कर रहे हैं। सारी चीजों को इवन गांव को एक आइडियल मॉडल गांव को मिल जाए, उसमें गांव में ढेर सारी जो प्रॉब्लम्स उनको पता है, चाहे इवन साफ सफाई की प्रॉब्लम्स हो गांव में, अन्य समस्या हो, पानी की समस्या हो, वो समस्या है। हमारा एफपीओ पूरे गांव को मॉडल बनाने की काम कर सकता है, क्योंकि एफपीओ के पास में इतने लोग रहेंगे, इतने लोग सब रहेगा, वो जॉब भी क्रिएट करेगा, सब कुछ करेगा, फल सब्जी अन्न उत्पाद पूरा सब जो सिस्टमेटिक कर देगा सब चीजों को, तो एफपीओ की जो इनकम है वो भी सबको इक्वली उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी जितना उसका जिसका शेयर होगा। ये सब चीजों के लिए हमारा एक मोटा हम लोगों ने तैयारी किया हुआ है। बस मैं केवल यही चाहता हूँ कि हम लोग इस साल की शुरुआत 2021 की शुरुआत बहुत बढ़िया धमाके से करें, तो बहुत आगे जाए। थैंक यू वेरी मच। जो नई स्कीम आई है उसके तहत जब भी हम कोई एफपीओ का गठन करेंगे तो दो तरीके से एफपीओ गठित हो सकते हैं। एक तो हम लोग जो नाबार्ड के थ्रू हम लोग गठित करना चाहते हैं, एक वो प्रोसीजर हो सकती है। अगर हम नाबार्ड के थ्रू नहीं चाहते तो हम किसी भी एनजीओ के सहयोग से उसको कर सकते हैं। अब जो नई स्कीम है जिसमें ये 18 लाख रुपए का हम लोगों को एफपीओ को जो सहायता मिलती है नाबार्ड की तरफ से, उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोग को डिटेल चैनल बताती हूँ। नेशनल लेवल पे एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी गठित की जाती है। 3 तरह की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी गठित की गई है, जिसमें एक नाबार्ड है, एनसीडीसी है जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, और एसपेक होता है जो फार्मर्स कंसोर्टियम है। तो ये 3 अपने यहाँ पे इंडिया में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, हमारे यहाँ नाबार्ड इसमें काम कर रहा है। तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो अपने एरिया के लिए क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गठन करता है, जो कि सीबीबीओस कहलाते हैं। अभी सीबीबीओस के गठन की प्रक्रिया चल रही है। तो जो सीबीबीओस हर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपना गठित करती है, ये सीबीबीओ जो है वो क्लस्टर बनाते हैं और एफपीओ के गठन के लिए पूरी कार्रवाई ये करते हैं। ये पूरा उनका वैल्यू चेन, सप्लाई चेन कैसी होगी, उसका पूरा डीपीआर और हर तरह की फैसिलिटीज ये एफपीओ को प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस, जितनी भी तरह की चीजें होती हैं। और जब सीबीपीओ किसी एफपीओ का गठन करके अपनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को वो प्रस्तुत करता है, वहां से अप्रूवल होता है और वो रजिस्ट्रेशन होता है। सीबीपीओ आपको 5 साल तक एफपीओ को हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता है। तो जितनी भी एफपीओ की रिपोर्ट्स होती हैं, वार्षिक जो रिपोर्ट पोर्टल पे अपलोड होनी होती है, वो सब सीबीपीओ के माध्यम से सब चीजें होती हैं। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन सीबीपीओ करवा देता है तो एफपीओ को 18 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए मिलते हैं, जो कि 3 साल के लिए होते हैं। इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या चीजें शामिल होती हैं कॉस्ट में, तो एक तो सीईओ या मैनेजर का सैलरी होता है 3 साल तक के लिए, अकाउंटेंट का सैलरी होता है, जो हमारा इनिशियल रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है 40,000 रुपये, वो इसमें शामिल होता है। हमारे ऑफिस का जो रेंट होता है वो शामिल होता है। इनिशियली हमको ऑफिस के लिए जो भी फर्नीचर या मशीनरी खरीदना है वो होता है। और इसमें सबके लिए अमाउंट फिक्स है कि एनुअल आपको इस काम के लिए इतना मिलेगा, इस काम के लिए इतना मिलेगा। 3 साल तक जब आपको ये 18 लाख रुपए अलग अलग हेड्स में मिलता है, तो 3 साल का टाइम दिया जाता है एफपीओ को स्टैब्लिश होने के लिए। 3 साल के बाद आपको खुद से वो खर्चा चलाना होता है। इसमें जो भी सीईओ मैनेजर होते हैं उसमें ये होता है कि उनके पास या तो वो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट होने चाहिए या उनका इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे कि वो एफपीओ के काम को समझ सके और उसको पढ़ा सके। तो इसमें ये चैनल होता है। अभी हमारे पास नाबार्ड के पास अभी सीबीपीओ गठन की प्रक्रिया चल रही है। अभी सीबीपीओ हमारे पास रिसेंट में नहीं है। तो अगर हम अभी एफपीओ बनाना चाहते हैं तो हमको किसी एसएचजी के थ्रू या हम लोग खुद भी इसको समझ के कर सकते हैं अपना प्रोसेस करके। तो बाकी जो इक्विटी ग्रांट, मैचिंग ग्रांट और जो अनुदान वाला कंसेप्ट है वो तो हमको तब भी मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और 3 साल का जो हैंड होल्डिंग है वो बस हम लोग को एफपीओ में अभी नहीं मिल पाएगा जब तक हमारा सीबीपीओ नहीं होगा। लगभग उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल तक हमारे पास सीबीपीओ आ जाएंगे। और अगर हम लोग पहले से हमारा कोई एफपीओ काम कर रहा है तो अगर वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराता है अपना इसके थ्रू, तो उसको बाद में भी वो सहायता मिल सकती है। इस पे ये स्लाइड में ऐड कर देना जी। इसी में बनाना स्लाइड। अच्छा, और कोई पता करना चाहे तो कुछ भी और डिस्कशन क्लियर होगा सब इसमें। कोऑपरेटिव में कोई संस्था हो क्या एफपीओ में ट्रांसफर बिल्कुल हो सकती है, कोऑपरेटिव को भी इसमें माना गया है।
तो इसमें एसएचजी भी आ सकते हैं, एसएचजी इसी जगह काफी बने हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ सकती है, और भी इस तरह के कोई ग्रुप है वो इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। सर बी किसान के नाम से तलुन में एफपीओ रजिस्टर्ड हो गया है और 1 जनवरी से स्टार्टअप कर दिया है उसका। फाइल अब जस्ट आने वाला है, मैं सर को अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। कुछ उसमें हम मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, जिसका मेन एक मोटो है, जितनी खाली जमीनें हैं उन पहाड़ों को कपड़े पहनाने का एक मेन मोटो है हमारा उस रजिस्टर एफपीओ का। दूसरा उसमें एक हम क्लस्टर फार्मिंग लेकर के आ रहे हैं, बाम्बू टू सीएनजी, बाम्बू टू सीएनजी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ एक हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी जुड़ी है जो सेल गैस के साथ टाई अप है, उसका नाम है जीएमजी, ये बॉम्बे रजिस्टर्ड है और इनके ऑनर हैं वीके अग्रवाल जी। और बी किसान एफपीसी के साथ में पूरे हिंदुस्तान में वो 1000 सीएनजी यूनिट लगाने जा रहे हैं, जिसकी कुछ छोटी सी शुरुआत हो चुकी है। बाम्बू को इसलिए पकड़ा गया है कि बाम्बू ही एक ऐसा पौधा है जो 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है किसी भी पेड़ पौधों में, और बाम्बू ही एक ऐसा पेड़ है जो एक बार 3 साल के बाद कटिंग स्टार्ट होती है तो फिर हर साल उसको काटा जाता है, लेकिन उसकी ग्रीनरी बरकरार रहती है। अगर हम किसी भी पेड़ को काटेंगे तो वापस उसको 4 साल 10 साल लगेंगे। उसके साथ ही साथ हम बनाना पर काम कर रहे हैं, जो पिछली मीटिंग में आपके साथ सागर कोपड़ेकर जी सर थे, जो इंडिया के 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बनाना में, उनको लेकर के हम मीटिंगें ले रहे हैं। और एक छोटा सा हमारा पोर्टफोलियो है किसान पाठशाला, जो हम केवल यूट्यूब से रन कर रहे हैं। उसके तहत हर रविवार हम अंजड़ में एक किसान दरबार लगाते हैं, जिसमें पूरे भारत से कुछ कुछ फार्मर आते हैं। तो हमने अभी एक कोविड के कारण लाइन रखी है कि आपका सर्टिफिकेशन वगैरह लेकर के आओ, और मात्र 35 लोगों को हम अभी इनवाइट कर रहे हैं हर संडे, जिसमें किसानों की क्या समस्या है और उसको कैसे इजीली हल किया जाए। उसी के साथ में जैसे मुझे सर ने बताया था कि अदरक हमें बड़वानी में प्रमोट करना है, तो प्रमोट कब होगा और एक्सपोर्टरों से जो हम मिले हैं तो वो कब होगा ये काम, जब तक हमारे पास रेसिड्यू फ्री न हो और ट्रेस रिकॉर्ड न हो। ट्रेस रिकॉर्ड अगर नहीं है कि कौन सा फार्मर है, उसका जियो लोकेशन कहाँ है और उसने साल भर तक उसमें क्या वर्क किया है, डॉट टू डॉट ट्रेस रिकॉर्ड चाहिए, वरना हम अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लायबल नहीं रहेंगे। इसी के जरिए हमारे पास में एक राजकोट से हैं यश जोशी जी, ये पिछले 3 दिन से ही आए हुए हैं। ये हर उस किसान के साथ में जुड़ेंगे जो कोई सी भी फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनका पंजीयन करवाना, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवाना, ये सारा का सारा किसान पाठशाला के थ्रू निःशुल्क हो रहा है। इनकी संस्था का नाम है सजीवन फाउंडेशन, एज ए ट्रस्ट है ये, और पूरे मध्य प्रदेश में बड़वानी के साथ साथ कहीं से भी कोई भी किसान जुड़ सकता है। और जब वो रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करके जो अदरक है या हल्दी है या इस तरह की चीजें जिनको हम इंडिया में अच्छे से प्लेस कर सकें या इंडिया के बाहर दे सकें, उसके लिए सजीवन हमसे बायबैक करने के लिए भी तैयार है। केले के लिए सागर कोपड़ेकर जी हैं जो धरती एक्सपोर्ट से हैं, उन्हें भी ट्रेस रिकॉर्ड और रेसिड्यू फ्री चाहिए। और अदरक, हल्दी या इस तरह की जो चीजें हैं उनके लिए हमारे पास बड़वानी में सजीवन फाउंडेशन है, आप बी किसान से नंबर ले सकते हैं उनका, और सारी डिटेल्स हमारी यूट्यूब पर है एज ए किसान पाठशाला। थैंक यू। आप ऐसा करिएगा जो बताया ना जी डिटेल में ग्रुप में शेयर कर देना आप। जी सर। तो उसमें सभी लोग देख लेंगे उसमें, मतलब सब चीजें शेयर करने का मतलब ये है एक दूसरे सीखने का मौका मिलेगा। ये जी आपने बड़ी जानकारी दी है। आप ही बता दो सजीवन फाउंडेशन से आप क्या करोगे? जी नंबर भी बता दो ना सर, हम लोग का नाम भरा हुआ है। आपका नंबर बता जी, मेरा नंबर है ऑफिस का, सजीवन भी अभी स्पीच दे देंगे। मेरा नंबर है 9424538222, ये बी किसान ऑफिस का नंबर है। सजीवन से जो भैया हैं यश जी से बात करें, सॉरी 9424538222, 94 245 38 222, ये हमारे बी किसान ऑफिस का नंबर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यश जी है सजीवन से, यश जी खड़े होकर के।
आपका नंबर बता दें। तो जैसा आपने सुना कि मैं सजीवन फाउंडेशन से हूँ, राजकोट से, और हमारी जो संस्था है वो ऑलरेडी नाबार्ड के साथ भी हम मिले हैं, उनसे भी जाना है बहुत सारी चीज़ें, और हम अभी FPO बनाने का गुजरात में काम कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक में हम ऑर्गेनिक, और जैसे भैया ने बोला रेसिड्यू फ्री, तो उसमें हम एक्सपोर्ट ऑलरेडी हम कनाडा में भी हमने किया है। हमारे पास NOP, NPOP, जो USDA का लोगो होता है, वो भी सर्टिफिकेट्स हैं। हमारे खुद का 450 बीघा का ऑर्गेनिक फार्म है। तो उस तरीके से हम काम कर रहे हैं, और हम ऑलरेडी वो जो एक चीज़ जो ऑलरेडी डिस्कस हुआ कि वो डिमांड है मार्केट में, पर फार्मर अकेला है, तो इसीलिए वो सब कंपनी पूरा क्लस्टर बना के, और फिर हमने ऑलरेडी मूंगफली में भी अभी 500 टन ऑर्गेनिक मूंगफली, एक जो ऑयल बनाती है, वो कंपनी को हमने वो डिमांड सप्लाई किया, और उनके साथ और काम कर रहे हैं। तो यही सारे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि फिर उनसे हमने जिनके साथ हमने ऑयल सप्लाई दिया, आगे उनसे उसी तरीके से बात की कि आप हमारे पास जो किसान है उसको आप सपोर्ट करो, ताकि उनको अच्छी टेक्नोलॉजी मिल सके, उनको खाद अच्छे प्राइस पे मिल सके, तो किसानों का खर्चा कम तो होगा, बहुत सारे खर्चे चले जाएंगे, तो वो किसानों को करने ही नहीं पड़ेंगे। और फिर और ये भी पार्ट है कि अगर वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म हो गया, वो पूरा जो क्लस्टर है वो पूरा अगर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो गया, तो फिर वो प्राइस भी अच्छा मिलेगा। अगर जो नॉर्मल मूंगफली का जो प्राइस है और जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मूंगफली का प्राइस है, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा प्राइस हो जाएगा अगर डोमेस्टिक की बात करें। और अगर उसमें एक्सपोर्ट की बात आती है तो और वैल्यू एड हो जाएगी और प्राइस उसमें बढ़ जाएगा। तो यही काम हम कर रहे हैं, ताकि एंड में जो किसान है उसको प्राइस ज्यादा मिले और उसका जीवन। आप में से किसी को पूछना या और फार्मर्स में से किसी वही चीजें बता रहे हैं जो इसने जैसे मुझे डिटेलिंग से बताओ कि प्रोक्योरमेंट करने में, प्रोक्योरमेंट और सेल करने में आप डिटेलिंग बताइए कि आपने प्रोक्योर कैसे करना शुरू किया, प्रोसेस करना कैसे शुरू किया, और फिर बेचना शुरू कैसे किया, मतलब वो जो डिटेलिंग चाहिए। दीदी वो लोग ये पूछ रहे हैं कि हम प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं स्टोरेज। हमारा सजीवन फाउंडेशन है जो मोस्ट कॉमर्शियल बेस पे फार्मर के पास काम करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्लस्टर को सर्टिफिकेट लेना है, उनकी समझ देनी है, तो हम समझ देते हैं, उनको फिल करवाते हैं, उनका क्लस्टर बनाते हैं, और उनका जो भी खर्चा होता है वो सजीवन फाउंडेशन करता है। और उनकी जो डॉक्यूमेंट होती है 3 साल के बाद फार्मर को अपने हिसाब से मटेरियल बेचना है तो डॉक्यूमेंट में हेल्प करते हैं, वो साथ में मिलकर व्यापार रिस्पॉन्समेंट करते हैं। एक बात दूसरी बात, काफी सारी कंपनियों को हमारी और कंपनियां सजीवन ऑर्गेनिक करके जो पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन राज्यों में, दुनिया में और 22 कंट्री में काम करते हैं। तो कई सारी कंपनियां अपने पास आती है और ऑर्गेनिक का क्या होता है कि पहले से पता होता है कितने फार्मर है, इतनी जमीन है, इतना मटेरियल आता है, तो इस हिसाब से कंपनियां फाइनल करते हैं उनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए या प्रोसेस मटेरियल चाहिए। तो अपने पास टोटल फैक्ट्री है गुजरात में, अपना वही प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका प्रोवाइड करते हैं हमने, और अपना पॉलिसी तो ग्रेन का पैकेजिंग है, अपना दाल वगैरह बनाने का, फूड वगैरह बनाने का यूनिट है, उसमें अलग अलग लोगों को हमने सीधी से हायर किया हुआ है कि ऐसा प्रोजेक्ट से अगर आप ढूंढना चाहें तो एक इन्वेस्टर होता है, एक फार्मर की तरफ से कोई एक बंदा वर्किंग करता है, तो ऐसे एक कंपनियां मिलकर अभी काम कर रही है। अच्छा ये बताइए कि स्टार्टिंग में आपको कंपनी चलाने के लिए जो राशि चाहिए होता है कितना मिला था? हम खुद अरेंज करते हैं। ये लोग खुद अरेंज किए थे, मतलब से नाबार्ड से फंडिंग नहीं मिली क्या? एक गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं है, मैं बहुत से गवर्नमेंट से फंडिंग जरूरी नहीं है, किसान को सब कुछ करना है। ठीक है, 4 लोग तो खराब रहेगा, बहुत ले रहे हो लोग। ये आप लोगों ने है ना कि गुजरात वाली जो ये है इनके यही में कह रहा है, जरूरत नहीं है, तू ये कह रहा है, सुनो यहाँ के किसान सक्षम है, आप लोन लेंगे तो पढ़ाना पड़ेगा, आप हेडेक में रहेगा तो जाना पड़ेगा जी। ये सीधा ये तमाम बड़े बड़े किसानों में जानता हूँ जो ऑलरेडी बहुत बड़ा काम करते हैं। आप गवर्नमेंट से कॉल लेता है, 2 चीज है कि हम
हम लोग ऐसा कोई प्लान बनाए कि हम लोग डिपेंडेंसी गवर्नमेंट हमारी कम हो जाए उसका। तो यही मैं कह रहा हूँ, आपका ब्रांड नेम ऐसा रखिएगा, क्वालिटी मेंटेन करिएगा कि हर जिले में बड़वानी का जी बड़वानी का पपीता फेमस था और इंडिया का था, मध्य प्रदेश तो ठीक है, इंडिया के लेवल का था। तो सभी किसानों का धन्यवाद, आप आए। और